हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। क्या होता है जब सवेरा हो जाता है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स को बहुत बारीकी से मेहनत करते हैं, बहुत बारीकी से उसको देखते हैं और इसीलिए उसका रिजल्ट है कि आप लोग जब सीखते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होती है उसको पढ़ने में और उसको समझने में। आज हमने आपके लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करने आया हूं। मैं वो चैप्टर का नाम आपको शायद मैं डायरेक्ट वे में तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं एक पहेली बुझाता हूं। पहेली कुछ इस तरीके से है कि बताओ फिजिक्स में ऐसा कौन सा स्टार्टिंग के चैप्टर है, बताओ फिजिक्स में ऐसे कौन सा स्टार्टिंग का चैप्टर है जो कि पूरे फिजिक्स में एवरी चैप्टर में वो चैप्टर आते हैं। सोचो, बेसिक मैथ को छोड़ करके, क्योंकि बेसिक मैथ तो हो गया। फिजिक्स में ऐसे कौन से स्टार्टिंग के चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स में सारे चैप्टर में ए टू जेड चैप्टर में आते ही आते हैं। नहीं समझ पाए? जी हाँ, अगर आप समझते हो तो उसका आंसर है वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे फिजिक्स में एक मतलब एक चैप्टर एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं यार, पूरे फिजिक्स में आते हैं। पूरे का मतलब पूरे फिजिक्स में आते हैं। अब जिसने इसको छोड़ा वो भैया फिजिक्स से भी नाता तोड़ा, तो भैया इसको छोड़ना नहीं। अगर जिसने इस चैप्टर को छोड़ दिया तो फिजिक्स से भी नाता तोड़ दिया, मतलब इसकी एक अलग से पहचान बनी हुई है। फिजिक्स में इसका दबदबा है, दबदबा। उस दबदबा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसको पढ़ते हैं। वेक्टर, जी हाँ वेक्टर। आपने वेक्टर को 9th क्लास में पढ़ा होगा और 10th क्लास में कुछ कुछ जानते होंगे वेक्टर, जिसको हिंदी भाषा में सदिश राशि एंड अदिश राशि भी बोलते हैं। सदिश राशि एंड अदिश राशि, सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी एंड अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। अब भैया ये सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम समझते हैं। जब फिजिक्स जब बन रही थी तो लोगों में हंगामा था, ये हंगामा है दिल, कुछ ऐसा हो गया था। हंगामा कुछ इसलिए था कि फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वांटिटी थे जिसको अलग अलग कैटेगराइज करना बहुत जरूरी हो रहा था। अलग अलग कैटेगराइज करना बहुत जरूरी हो रहा था। कुछ ऐसे क्वांटिटी जिनका बिल्कुल कैलकुलेशन ही अलग था, कुछ ऐसे क्वांटिटी जिनका कैलकुलेशन और अलग था। तो ऐसे ऐसे क्वांटिटी फिजिक्स में लोगों साइंटिस्ट ने उसको स्टोर किया, एक जगह पे रखा, फिर सोचा कि कैसे किया जाए। तो उसमें से कुछ महान लोग, साइंटिस्ट का नाम तो मुझे ध्यान रहता नहीं है, वो इतना टफ टफ राम श्याम तो होता नहीं है कि याद कर लो एक बार में, है ना। अब अपने इंडिया में कैसे तो राम श्याम चिंकी मिंकी रिंकी पिंकी पिंकिया के पापा, तो इस तरीके के नाम होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा याद करना बहुत आसान होता है। और उसमें और साइंटिस्ट लोग के नाम ऐसे नहीं होते हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मर, और क्या क्या था, और बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम है जो मुझे याद नहीं है, माफ कीजिएगा, तो मुझे याद नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये काम करते हैं यार, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वांटिटी हैं, तो क्यों ना उसको अलग अलग कैटेगरी बना दिया जाए। तो बोला कि हाँ बना दो। लोग पब्लिक बोला कि हाँ बना दो, क्या मतलब है, मैं तो इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मैं तो फेसबुक चलाऊंगा, मुझे क्या मतलब है, आप कैटेगरी बनाओ या ना बनाओ। तो साइंटिस्ट ने दो कैटेगरी बना दिया। तो दो कैटेगरी, उस दो कैटेगरी में से उसका नाम था फिजिकल क्वांटिटी का दो कैटेगरी। अब तुम पूछोगे सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली फिजिक्स में यूज किए हुए वर्ड। फिजिकल क्वांटिटी को देखो, तुमने डेफिनेशन तो पढ़ा होगा, मुझे इतना पता है। फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि फिजिकल क्वांटिटी वो ऐसे क्वांटिटी, ऐसे टर्म्स हैं फिजिक्स में जो कि फिजिक्स के नियमों को डिफाइन करता है, फिजिक्स को पढ़ने का रास्ता आसान बनाता है। सारे ऐसे के ऐसे टर्म्स फिजिकल क्वांटिटी बन गए। कुछ केमिकल क्वांटिटी भी होते हैं, कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटी, कुछ बायोलॉजिकल क्वांटिटी भी होते होंगे यार, मुझे उतना मतलब नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया। अब वो फिजिकल फिजिक्स में डिफाइन करने वाले वैसे वैसे वर्ड जो कि अपने आप में बहुत नामी गामी है, जैसे फोर्स, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे करंट, जैसे वेलोसिटी।
जैसे एक्सेलरेशन, जैसे स्पीड, जैसे मास, क्या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। उनको दो कैटेगरी में बनाया गया, दो कैटेगरी में बनाया गया। पहला कैटेगरी का नाम था वेक्टर क्वांटिटी। पहला कैटेगरी का नाम क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। अब सोचोगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और दूसरा था स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी रियल में आजकल के बारातियों में जब जाते होगे आप, बारातियों में चाहे सरातियों, तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत वीआईपी होते हैं, जैसे लड़का का फूफा जी, लड़का का मामा जी, तो ये लोग वीआईपी कैटेगरी के होते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में जो वीआईपी कैटेगरी जो है ना, उसको रखा गया वेक्टर, उसको रखा गया वेक्टर, उस क्वांटिटी का नाम रखा गया वेक्टर क्वांटिटी। अब वीआईपी कैटेगरी का, फिजिक्स में वीआईपी कैटेगरी का मतलब क्या होता है? वीआईपी कैटेगरी का मतलब होता है कि बेटा ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, एंड ये दो चीज तो हर कोई जानता है, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। नहीं, ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा जाता है। ये अधूरा सा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे मार खा जाओगे चप्पल से। चप्पल से कहीं मार खाए हो? नहीं खाए होगे, मैं समझता हूँ, खाओगे तब पता चलेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और उसके साथ साथ में कुछ नियमों का फॉलो करना, कुछ नियम को फॉलो करना, कुछ लॉ को फॉलो करते हैं। वीआईपी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, दैट विल बी वीआईपी, दैट विल बी वेक्टर। इट इज नॉट गुड कॉन्सेप्ट, इट इज अधूरा ज्ञान। तो इस अधूरा ज्ञान से बचे। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड एज वेल एज लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है। वेक्टर के कुछ नियम बनाए गए, तो उस वेक्टर को, नियम को फॉलो करता है, ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर मैं बता रहा हूं, आप लोग बेशर्ते आपने इसको स्किप करना चाहते हैं या फिर किए होंगे, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने स्किप किया है तो फिजिक्स के 40% कॉन्सेप्ट भी आपको स्किप करने पड़ जाए। शुरुआत आपके काइनेमेटिक्स से होता है। काइनेमेटिक्स, कुछ लोग हो सकता है आपको टीचर रिकमेंड कर दें कि बिना वेक्टर के मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा दूंगा, क्या ये हलवा बना के रखा है, हलवा है खा लोगे पढ़ा दोगे? नहीं, वेक्टर का असली ज्ञान आपको होना चाहिए, असली वाला ज्ञान। तब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तब जाकर प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, तब जाकर फोर्स पढ़ोगे, क्या मजा आएगा। अब ऐसे तो 5 चैप्टर छोड़ने के बाद ही पूरा फिजिक्स पढ़ जाए, उसका कोई मतलब है क्या? तो हो सकता है आपको फिजिक्स में बिना वेक्टर को चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि ये गलत बात है ना। तो आप हमेशा क्या करें कि वेक्टर का ज्ञान ले लें, फिर फिजिक्स का ज्ञान लें, मजा आएगा, मजा, सच्ची बता रहा हूं। तो यानी कि वेक्टर की डेफिनेशन आपने समझा। अब उसी तरीके से स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन समझे। स्केलर क्वांटिटी में बोला गया कि दुनिया का ऐसे सारे क्वांटिटी जिसमें उसका लेना देना सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो, उसका लेना देना सिर्फ किससे हो? मैग्नीट्यूड से। सारे ऐसे क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड से उसका क्या हो? लेना देना हो, तो ऐसे सारे क्वांटिटी को बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला गया बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये बातें समझ में आ गई कि इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? अब इसके अलावा दूसरे पहलू में समझे। अब स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी बोला गया कि दुनिया के ऐसे सारे क्वांटिटी, all physical quantity which have only magnitude, and there is no meaning of direction, there is no logic of direction। मतलब ऐसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और अगर उसके पास डायरेक्शन है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो ऐसे क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। बेटा अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर क्या ऐसे क्वांटिटी हैं स्केलर में जिसके पास डायरेक्शन है? जी हाँ, टाइम को देखो, एक मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन भी है। हमेशा टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ आ रहा है, देखो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ में आ रहा है ना डायरेक्शन। क्या फ्यूचर से पास्ट में जा रहा है? नहीं,
पास्ट से फ्यूचर की तरफ में हमेशा टाइम बढ़ता आ रहा है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। सर मैं तो इसको वेक्टर बोलूंगा। अरे भैया वेक्टर बोलोगे तो क्या डायरेक्शन हमेशा बताना पड़ जाएगा? और आपसे पूछा कि सर बताओ कितना बजा है, तो सर 1 बजी है रात, तो ऐसे बोलेंगे सर 1 बजा है रात के पास्ट से फ्यूचर की तरफ में। कोई सुनेगा साले ये पागल हो गया है, पगला गया है का बे, ये पास्ट से फ्यूचर का बोल रहा है? वो बोले कि सर ये तो इसका वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका तो इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर में क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे? इसका डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, तो ऐसे क्वांटिटी को बोला गया स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ फिजिक्स में ऐसे भी टर्म हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और डायरेक्शन का लॉजिक भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। और वाह जी वाह, कौन सा ऐसा क्वांटिटी? करंट। करंट के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाती है, सॉरी जिधर प्रोटॉन जाती है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाती है उधर करंट होता है, डायरेक्शन। और हम लोग बोलते हैं कि करंट इन द वायर फ्रॉम ए टू बी, बोलते हैं सर डायरेक्शन बतलाते भी, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। चला इसका कौन सा दिमाग है? तो रियल में बेटा ये जो क्वांटिटी जो है ना वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको नहीं फॉलो करता है? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट्स वाई ये जो करंट जो है वो स्केलर की कैटेगरी में रखा गया। तो वेक्टर का समझ में आया? वेक्टर वो नहीं है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, वेक्टर वो नहीं है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, लॉजिकल डायरेक्शन है एंड वेक्टर के कुछ नियमों को पालन करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। आपके मन में ये सवाल उठ गए होंगे कि सर वेक्टर लॉ क्या है? अरे वेक्टर लॉ क्या है तो सब एक बार में खा जाओगे, रसगुल्ले को भी, रसगुल्ले को थोड़ा साइड में करो, वेक्टर लॉ को थोड़ा साइड में करोगे, एक आध दिन बाद पढ़ लेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। तो इसका रीजन है कि वो जो है करंट जो है मैग्नीट्यूड के साथ रहते भर इसकी जिंदगी में सब कुछ है, एक चीज की कमी है जिसके वजह से ये जिंदगी से पीछे है, उसका नाम है वेक्टर लॉ। क्या अब हम कुछ लिखना स्टार्ट करें? तो हमारी अंग्रेजी पर ना जाएं, हमारी अंग्रेजी पर जाओगे तो आप भी पीछे चले जाओगे। तो अंग्रेजी पर ना जाओ, भावनाओं पे जाओ, जो पढ़ा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो और खुद से लिखने की कोशिश करो, ठीक है? लेकिन मैं लिखवाऊंगा, कुछ स्पेलिंग गलत हो जाते हैं यार, क्या करें यार, मजबूरी है। चलो तो लिखते हैं वेक्टर, वेक्टर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो हम देख लेते हैं। दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं, है कि नहीं? तो लिखो, मैं लिखवाता हूं। दोज क्वांटिटीज, लिखो, दोज क्वांटिटीज which define law of physics, which define law of physics, which define law of physics, कुछ नियमों को वो डिफाइन करता है। और भी इससे कई सारे अलग अलग तरीके से ऑथर अलग अलग तरह से टीचर अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी जो वो है जो कि फिजिक्स के नियमों को डिफाइन करता है एंड इट इज वाइडली यूज इन फिजिक्स, एंड ये पूरे फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से बांटा गया। पहला जो ये बांटा गया वो है वेक्टर, पहला जो बांटा गया वो है वेक्टर और दूसरा जो बांटा गया वो है स्केलर। अब स्केलर का कोई एक नया चैप्टर नहीं बनाया गया है, स्केलर का कोई एक नया चैप्टर नहीं बनाया गया है, सिर्फ वेक्टर का बनाया गया है। समझ रहे हो वेक्टर के कितने सारे नियम बन गए होंगे। स्केलर का सिंपली आप एडिशन, सिंपली सब्सट्रैक्शन, जो आपने ज्ञान लिया था 3-4 क्लास में, पीपल के छाप में और वो स्कूल में, वही ज्ञान से स्केलर के सारे जो छोटे मोटे जो कैलकुलेशंस हैं वो किए जा सकते हैं, बट वो पीपल के छाप और वो स्कूल बिल्डिंग से वेक्टर के नियमों को नहीं किया जा सकता। आपको वेक्टर को पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि दो क्वांटिटीज बनाया गया, एक क्वांटिटीज और है जो टाइम पास है, टेंसर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझे वेक्टर क्वांटिटी। बोला गया कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोला गया? क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। किसका डेफिनेशन लिखवा रहा हूं? वेक्टर का। क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and must be follow law of vector, ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, और किसको फॉलो करता है बेटा? वेक्टर के कुछ नियमों को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके जो है कुछ एग्जांपल में लिखा जाए तो सबसे पहले फोर्स है। आपने जो 11th क्लास में 10th क्लास सॉरी 11th क्लास में तो 10th क्लास में जो पढ़ा है, 9th क्लास में जो पढ़ा है, उस पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं। फोर्स में पढ़ा होगा, वेलोसिटी का नाम सुना होगा, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एंड किसका नाम सुना होगा? मोमेंटम का नाम सुना होगा। तो ये सब जो वर्ड है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी के नाम पे आते हैं। किससे क्वांटिटी के नाम पे आते हैं? वेक्टर क्वांटिटी के नाम से आते हैं। स्केलर किसको बोला गया? मैं स्केलर का डेफिनेशन लिख देता हूं, तो मुझे लगता है कि स्केलर के लिए मुझे हटाना पड़ेगा ये, तो आप चाहे मैं ऊपर लिख दूं कि स्केलर की डेफिनेशन, इसको हटाकर हटा दूं, पक्का? लो हटा दिया जी, ये हट गया। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग लिखोगे। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी इन फिजिक्स, क्वांटिटीज which have magnitude और may be direction, may be जरूरी नहीं, may be have direction, which have only magnitude लिख देता हूं, only magnitude, और may be have direction and does not follow law of vector, ऐसे क्वांटिटी क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसका तो आपका जीता जाता एग्जांपल है आपका मास, कितना केजी के हो मास, और उसका जीता जाता है स्पीड, और क्या क्या कुछ एग्जांपल और बता दो, बस दो, और भी हैं सब आदमी, वर्क, करंट, टाइम, वो कितने सारे होंगे, करंट, etc। तो वेक्टर का डेफिनेशन समझ में आ गया, और स्केलर का। वेक्टर का हम लोग चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। वेक्टर किस लिए चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके लार्ज एप्लीकेशन है पूरे फिजिक्स में, तो इसीलिए उसको पढ़ना जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर 2-3 पार्ट में बनाया गया। वर्क में कुछ है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है, सॉरी कुछ रिजिड बॉडी में है, और कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कुछ काइनेमेटिक्स में है, कुछ 2D मोशन में है। तो ऐसे ये कई डिवाइड में बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि वेक्टर को आप एक नजर में एक जगह पर आप देखें, ये मैंने जैसा आपको दिखा है ना, तो आप इसको नोट करेंगे। अब चलते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाएंगे कि वेक्टर है। कम मुंह से बोल देंगे? अरे नहीं, ऐसा मत करना बाबू, मुंह से नहीं बोलना है। कॉपी पे कैसे दिखाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दिखाने का मतलब ऐसा भी होता है, कभी कभी बैंक में जाओ, कोई बहुत ओल्ड आदमी जो होता है वो चले गए, मान लिया तो चले गए, तो अब भैया उनका खाता है बैंक में, पैसा निकालना है, तो क्या बोलने जाएंगे खाता में, बैंक में क्या बोलने जाएंगे कि भैया पैसा दे दो, वो तो गुजर गए। तो बैंक कहता है प्रूफ करके लाओ वो मर गए प्रूफ करके लाओ कि वो मर गए। और मान लेते कि उसका बेटा ने प्रूफ कर दिया कि वो मर गए, और बोला कि बाप जिंदा था, वो आया बोला कि अरे भैया पैसा दो मेरा, तो बोलेगा कि अरे यार तुम अब प्रूफ करके लो तुम जिंदा हो,
नहीं कैसा आदमी है, होता है ऐसे केस कई बार। ना 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 भैया, कि पहले रिपोर्टिंग हुआ कि आप मर गए, आप जिंदा ही थे, तो आप प्रूफ करके लाओ कि तुम जिंदा हो, ऐसी होती है। उसी तरीके से वेक्टर में प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे उसको दिखाओगे, कैसे लोगों को दिखाओगे कि ये वेक्टर है। तो वेक्टर कैसे दिखाते हैं, तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिख लिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इसको दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका है सिंबॉलिक फॉर्मेट। पहला तरीका है सिंबॉलिक फॉर्मेट, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं, कोई वेक्टर है जिसका नाम है, क्या माने, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे, इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, बहुत आसान है। इस तरीके से दिखाते हैं सी वेक्टर। ये बिल्कुल इंडियन के सिस्टम में ऐसे चलता है, ए बी एंड सी। लेकिन दूसरे कंट्री जैसे यूएसए में हम जानते हैं, और किताबों में कहीं कहीं पे लिखा हुआ था, तो वहां पे वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मोटी लाइन से। आप उसको डार्क कर दो, डार्क बिस्कुट आती है, डार्क फैंटेसी, क्या आता है क्या, उस तरीके से डार्क कर दो, ऐसे, इस तरीके से डार्क कर दो। तो अगर आप चाहते हो कि ऊपर हम ऐसे एरो ना दें, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे एरो ना दें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौन ज्यादा लुकिंग लग रहा है, लुकिंग बात तो सर यही लग रहा है, लेकिन इसमें मेहनत भी तो लग रहा है। पेन से ऐसे करेगा सर, हम तो करने में बाबा हैं, कर लेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप इस तरीके से, आप जो है इस तरीके से हर बार कितना करोगे, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंबॉलिक फॉर्मेट में करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करो। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूं कि 5 न्यूटन जो फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, तो 5 न्यूटन का फोर्स है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू में 5 न्यूटन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और चाहे तो जो भी डायरेक्शन हो, अब साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, तब डायरेक्शन भी ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये जो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने का एफ वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जो ये डिजिट जो होता है ये वाला यूनिट के साथ, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और उसके साथ एक जो होता है वो डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो एरो जो है ना, ये एरो, ये जो है वो डायरेक्शन के लिए कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस एरो का मतलब कि साउथ की तरफ में वो एरो दर्शा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ ये दर्शा रहा है कि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते से इस पे एक एरो लगाया गया। इस एरो का इससे कोई लेना देना नहीं। ये एरो इस साउथ को नहीं बतला रहा है, ये एरो जो है साउथ को नहीं बतला रहा है। वेक्टर में हमेशा आम जिंदगी में पका हुआ आम जिंदगी में वेक्टर का सिर्फ दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जब भी एक वेक्टर होता है तो हम दो चीज की तलाश करते हैं। जैसे एफ एक वेक्टर है तो हम इसको दो चीज की तलाश करेंगे, पहला कि भैया इसकी मैग्नीट्यूड कहाँ है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, हमेशा। अरे नियम को तो फॉलो करेगा बाद में, नियम को तो आप किताबों में दे दिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम मानेंगे ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम मानना पड़ेगा हमें कि नहीं भैया अगर वेक्टर क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। तो दिखाने का इस तरीके से, अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ दिखाना चाहते हो, ये तो हुआ कि वेक्टर दिखाना चाहते हो, और अगर मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, मैग्नीट्यूड, जैसे कि सिर्फ 5 न्यूटन और आप मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हो, तो मैग्नीट्यूड के लिए हो गया कि आप ऐसे करो और दो लाइन ऐसे खींच दो, उसको लिख दो 5 न्यूटन। ये बात अलग है और ये जो लिखा वो अलग है। इसमें देखो कोई डायरेक्शन मैंने नहीं लिखा, इसमें देखो मैंने डायरेक्शन दिखाया है, तो डायरेक्शन नहीं लिखा, तो यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हो। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, प्लीज आप ऐसे नहीं लिखोगे। कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। फिर बोला कि सर कोई उपाय और है क्या, बोला कि हाँ, आप अगर ऐसे लिखने में आपको टाइम कंज्यूम हो रहा है तो आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे एफ इक्वल टू में 5 न्यूटन। तो हम समझेंगे कि ये भी किसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को।
तो मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम किसी वेक्टर को हम लोग सिर्फ ऐसे कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्या बातें क्लियर हुआ? क्या बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का क्लियर हुआ? पक्का। चलो नोट कर। दूसरा जो मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जो कि अपने आप में खास है और इम्पोर्टेंट है, वो है ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड को। तो ग्राफिकल दूसरा जो है, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने लिखा कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन साउथ में, हमने ऐसे लिखा कि 5 न्यूटन साउथ में। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउथ किधर है? क्या आप लोग जानते हो कि प्लेन पर, हम ये बाद में ऐसे बताएंगे कि अगर पेपर पे आपको नॉर्थ दिखाना हो तो किधर दिखाते हैं? नॉर्थ ऐसे ऊपर दिखाते हैं, ईस्ट इधर दिखाते हैं, साउथ इधर दिखाते हैं, वेस्ट इधर दिखाते हैं, पक्का दिखाते हैं। अब जो है उस वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये दिखा है ऐसे, समझ रहे हो? तो यानी कि इसका जो लेंथ जो है वो दिखाएगा तुमको मैग्नीट्यूड। लेंथ किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा लेंथ हुआ उतना ज्यादा उसको मैग्नीट्यूड का आइडिया लगता है। अब अपने मन से एक स्केलिंग कर लेंगे कि भैया 5 न्यूटन का ये है, और अगर तूने 5 न्यूटन का मान लो इतना बड़ा बनाया, इतना आसान, तो 10 न्यूटन का इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि उसका जो लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे आप मान लीजिए कि आप इतना छोटा सा 5 न्यूटन का लिया तो कोई बात नहीं, आपने ले लिया, तो 10 न्यूटन का भैया इतना बड़ा ले लोगे। अब ऐसा नहीं कि 5 न्यूटन का ये लिख रहे हो और 10 न्यूटन का ये लिख रहे हो, यार तो ये नाइंसाफी होगा यार, तुम भी जानते हो यार नाइंसाफी है। तो यानी कि ये जो है लेंथ जो है वो दर्शाता है आपको कि मैग्नीट्यूड पर, और ये जो एरो जो है ना, एरो वो दिखाता है कि वो डायरेक्शन किधर है, वो दिखाता है कि डायरेक्शन किधर। 5 न्यूटन का फोर्स साउथ में है तो 5 न्यूटन का फोर्स साउथ में दिखाई दिया। ये डायरेक्शन को कभी कभी यहाँ पर बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, हेड। और इस वाले पॉइंट को टेल बोलते हैं। यानी कि हेड जो होता है, HEAD, हेड जो होता है वो डायरेक्शन को दर्शाता है, और टेल जो होता है वो कहाँ से स्टार्टिंग किया गया, कहाँ पे वो लग रहा है उसको दिखाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स है, अब ऑब्जेक्ट पे लगा है तो ये भैया इधर हो गया कि 5 न्यूटन का फोर्स है जो कि साउथ के डायरेक्शन में लगा है, तो हमने दिखा दिया। समझ रहे हो? तो यानी कि एरो का जो हेड है, हेड ऑफ एरो वो हमें दिखाता है डायरेक्शन। हेड ऑफ एरो जो है हमें दिखाता है क्या? डायरेक्शन। और लेंथ ऑफ एरो जो है वो हमें दिखाता है मैग्नीट्यूड। वो हमें दिखाता है क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इसको मान लीजिए कि एफ, एक इस वेक्टर का नाम है एफ, तब ऐसा नहीं कि एफ को दिखाओगे तो वो आप एरो ऐसे कर दोगे, नहीं, अभी भी एफ को हम ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए कि आप ऐसे दिखाना चाहते हैं इस एरो, तब एफ पे ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी और भी देखिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर है ऐसे, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। क्या समझ में आ गया? ग्राफिकल में कैसे दिखाते हैं? एक लाइन के जरिए दिखाते हैं, उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है, और इसका डायरेक्शन, इसका एक डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। जैसे कि देखिए कुछ एग्जांपल के जरिए और भी समझते हैं। हमारे पास 2 एग्जांपल है। एक तो है कि एक फोर्स है ऐसे, और दूसरा जो F1 मान लेते हैं, और एक F2 जो है वो है ऐसे। ठीक है, अब हम इसको F1 को दिखा रहे हैं ऐसे लिखने के लिए। अगर आपको ऐसे सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिखना है, हम F1 को दिखा रहे हैं ऐसे लिखने के लिए, हम F1 को दिखा रहे हैं ऐसे लिखने के लिए। उस तरीके से F2 को आपको दिखाना है तो F2 को दिखाइए इस तरीके से, F2 को दिखाइए इस तरीके से, और F2 को दिखाइए इस तरीके से। बताइए F1 को इन तीनों में से किस तरीके से दिखाया जाएगा अगर सिंबॉलिक फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो?
अगर सिंबॉलिक फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो सर ये तो बहुत आसान है, ये वाला। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ बच्चे बोले नहीं नहीं ये वाला नहीं सर, ये वाला। दिस इज द करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ये वाला सही है, ये वाला गलत। चाहे वेक्टर ऐसे हो, चाहे वेक्टर ऐसे हो, चाहे वेक्टर ऐसे हो, सबको सिंबॉलिक फॉर्मेट में सिर्फ सिर्फ ऐसे दिखाया जाएगा, सिर्फ सिर्फ ऐसे दिखाया जाएगा। क्या समझ में आया? अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे लोग ऐसे करते ऐसे करते, तो ये गलत है। तो क्या सिंबॉलिक फॉर्मेट समझ में आया? इसका डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? एरो से। इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं? जितना ज्यादा लेंथ होगा, लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड की तरफ में इशारा करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हटा देते हैं, पक्का पक्का हटा दें। समझ में आ चुका है? बिल्कुल बात है, नोट कर लो और जल्दी से इसको मैं हटा रहा हूं। चलो तो टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखते हैं। क्या सीखते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में कई तरह के मार्केट में वेक्टर हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मार्केट में कई तरीके के वेक्टर हैं, कई तरीके के। इसमें से कुछ मैंने उठाया है आपके लिए। तो सबसे पहला वेक्टर लिखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर अगर दुनिया का कोई सा भी दो वेक्टर, चाहे दुनिया के किसी भी लोकेशन में हो, दुनिया का कोई सा भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, और किसी भी लोकेशन पे हो, वो सारे के सारे वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम है, उसको हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स which have same direction, वेक्टर which have same direction, उसको क्या बोला जाता है? पैरेलल वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, देखिए दोनों के दोनों को डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ऐसे को बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहना है? मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में बोला गया कि मैग्नीट्यूड में बी सेम, मैग्नीट्यूड में बी सेम। देखो इसका कॉन्सेप्ट है में बी सेम और मे नॉट बी सेम। बोला गया कि देखो मैग्नीट्यूड तो सेम हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। ये दोनों के दोनों स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। स्पेस का मतलब तुम्हारे कॉपी में, ठीक है? स्पेस का मतलब तो कुछ लोग नहीं, स्पेस का मतलब आपके कॉपी में, आपके प्रॉब्लम्स में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे सारे वेक्टर को बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। क्या बोला जाता है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की एक खासियत है, पैरेलल वेक्टर की खासियत है कि जैसे कि मान लीजिए कि दो ऐसे वेक्टर हैं। अच्छा एक बात बताओ, वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर वो कब चेंज होगा? जब उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। हाँ ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर तब चेंज होता है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो। पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेके जा रहे हैं और उस पोजीशन के चेंज करने में उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज अगर नहीं हुआ तो वेक्टर अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे देखो ये मार्कर है, वेक्टर ऐसे, अब तूने इसका पोजीशन ले आया कैमरा के पास ऐसे, तो क्या वेक्टर चेंज हुआ? नहीं, वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं चेंज हुआ? वेक्टर कैसे चेंज होता है? या तो मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, या तो मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, या तो फिर डायरेक्शन से चेंज होगा। कहाँ हो? या तो मैग्नीट्यूड से चेंज होगा या तो फिर डायरेक्शन से चेंज होगा।
तब वेक्टर को बोलेंगे चेंज हुआ। अब तूने इस वेक्टर को तूने शिफ्ट कराया आगे या फिर कैमरा के पास, ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि लेके जाते हैं और बीच में नींद आ गया, क्या डायरेक्शन चेंज हो गया? चेंज हो गया डायरेक्शन। तो जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये वेक्टर ही चेंज हो गया, क्योंकि वेक्टर का चेंज होना या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चेंज हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को बोला जाता है कि चेंज हो गया, वेक्टर ही चेंज हो गया। तो क्या कहना चाहता हूं कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाता है। वेक्टर को जब हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, ये आएंगे, मुझे मत बोलना, अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसका वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो लिखना पड़ेगा, इफ वेक्टर पैरेलल शिफ्ट from one point to another point, then it is not affected, यानी कि अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब वो वेक्टर अफेक्टेड नहीं होता है, सिंपल सी लॉजिक। क्या समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा वेक्टर लिख लेंगे एंटी पैरेलल। दूसरा वेक्टर क्या ले? एंटी पैरेलल मत लिखना, एंटी पैरेलल। मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है, तुम लोग को आता होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा इसमें बताओ? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता होगा, सोच के बताओ। कि दुनिया के ऐसे सारे वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो। सिंपल। वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन टू each other. Vector which have opposite direction to each other, तो ऐसे क्या बोला जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे कि देख लीजिए, एक वेक्टर ऐसे है, अभी इसका उल्टा किधर हुआ? इधर, तो ये एंटी पैरेलल हुआ। ए वेक्टर इसको मान लेते हैं और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अब इसमें ये भी जरूरी होगा कि एंटी पैरेलल में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे? वो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? लिख लो, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। बस मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, लिख लिया? मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, सिंपल। हटा दो इसको। नेक्स्ट लिख लो जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर कितना खतरनाक है ना। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो एंड हैव रैंडम डायरेक्शन, ये जीरो वेक्टर, जीरो मतलब मैग्नीट्यूड कितना? जीरो। बोलोगे सर ऐसा तो कौन सा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा? अब जीरो होगा, अब क्यों जीरो का आविष्कार किया गया, क्यों जीरो वेक्टर का आविष्कार किया गया, उसको समझो पहले लॉजिक। भैया एक जो है ए वेक्टर है और दूसरा उसको माइनस ए वेक्टर लिखोगे, तो भैया इसको क्या लिखोगे? पहले तो तुम मेरे को बता दो, क्या बी वेक्टर लिखोगे? नहीं ना, क्या लिखोगे? जीरो वेक्टर। चाहे सी वेक्टर लिख दो, तो हम जानते हैं कि सी वेक्टर को जीरो वेक्टर ही होना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अब ए का वेक्टर के साथ वेक्टर का माइनस,
वेक्टर ही होगा। वेक्टर का बेटा वेक्टर होगा, हिटलर का बेटा हिटलर होगा। तो वही वाला बात है, वेक्टर का बेटा वेक्टर होना चाहिए। इन दोनों लड़ने के बाद जो जन्म लिया वो वेक्टर है। तो जीरो को एक वेक्टर एक अलग मकसद से बनाया। अब जीरो वेक्टर को अगर आप इसके देखो, सच्चाई बेचारा कितना ईमानदार है कि जीरो वेक्टर को किसी में ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि ए वेक्टर प्लस में जीरो वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर माइनस में प्लस माइनस कर दो, है ना, समझ रहे हो, तो वही वेक्टर। तो कभी पूछा था कि एक ऐसा वेक्टर का बताओ जिसको किसी वेक्टर में ऐड करने या फिर सब्सट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी द जीरो वेक्टर। और किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना ये छाप दिखा देगा कि मैं जीरो हूं, जीरो से हीरो। क्या समझ में आ गया कि किसी मल्टीप्लाई कर दो तो फिर सन्नाटा में ले आएगा उसको, लेकिन अगर सिर्फ प्लस और माइनस कर रहे हो तो कोई उसको परेशानी नहीं है। ओके, समझ गया क्या? मैं इसको हटा दो, पूरे को नोट कर लो जल्दी से। अगला पढ़ लेते हैं इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ लेते हैं? इक्वल वेक्टर। ओ बड़ा सा नाम से ही लग रहा है कि इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर ये सब क्यों बाद में ये आएंगे, ये सब ऐसा मत समझो कि ये सब तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है कि देखो कि वेक्टर which have equal magnitude and equal and same direction. वेक्टर which have equal magnitude and सेम डायरेक्शन, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर है ऐसे और सेम टू सेम इस तरीके से, तो ये ए वेक्टर मैं इसका नाम रख देता हूं और इसको मैं बी वेक्टर रख देता हूं। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों को दोनों इक्वल वेक्टर है। क्यों इक्वल वेक्टर है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो, और डायरेक्शन सेम, तो ऐसे को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। लेकिन एक बात है, इक्वल वेक्टर में जैसे कि मान लीजिए कि एक है वेलोसिटी वेक्टर और वो है 5 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ में जा रहा है, और एक फोर्स वेक्टर है और वो है 5 न्यूटन नॉर्थ में लग रहा है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं? नहीं है। इक्वल वेक्टर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, ये नहीं कि इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जरूरी है कि दोनों एक ही घर से बिलोंग करना चाहिए, एक ही परिवार से बिलोंग करना चाहिए, एक ही क्वांटिटी से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, एक वेलोसिटी है, फोर्स है, दोनों इक्वल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे भैया, ये दोनों इक्वल वेक्टर कहाँ है? तो वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ होगा इक्वल, फोर्स वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर के साथ होगा। तो यानी कि क्वांटिटी, जो भी वेक्टर का क्वांटिटी है, क्वांटिटी देखो स्पेलिंग थोड़ा देखो बीच में गड़बड़ हो गया, ये लिखा हुआ क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ? क्वांटिटी। क्वांटिटी मस्ट बी सेम, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। समझ में आ गया? क्वांटिटी मस्ट बी मतलब सेम होना चाहिए, क्वांटिटी अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात तूने ऑब्जर्व किया होगा कि इक्वल वेक्टर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, समझो, इक्वल वेक्टर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर। क्यों? लेकिन पैरेलल वेक्टर ऑलवेज इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल में हो सकता है कि मैग्नीट्यूड आगे पीछे हो, कम ज्यादा हो, तो वो पैरेलल तो है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं हो पाएगा। वो पैरेलल तो है लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास इक्वल वेक्टर है तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? सेम होगा। ये तो बात पक्का है कि इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा। तो डायरेक्शन सेम होते ही वो पैरेलल बन गया, डायरेक्शन सेम होते ही पैरेलल बन गया।
क्योंकि पैरेलल का एक ही डेफिनेशन कि भैया डायरेक्शन सेम कर दो। तो यानी कि सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, बट सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ये बात क्लियर हुआ कि सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इक्वल वेक्टर में बी इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर must be parallel vector, but all parallel vector is not इक्वल वेक्टर। सारे के पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है। बात सही, कुछ हो सकते हैं, कुछ ना भी हो सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें कॉन्सेप्ट, देखो यही सब कॉन्सेप्ट जो है ना तुम लोग को नहीं आता है तो क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर तुम लोग सवाल करोगे कि सर हमसे क्वेश्चन ही नहीं बना। अरे कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम हो जाता है। कोई हो सकता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा, कोई हो सकता है एक दूसरे का कुछ टाइम ज्यादा भी हो सकता है, कुछ टाइम कम भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर की पहचान ही है कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम होगा। अब वो कुछ टाइम्स जो है वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। तो इस तरीके एक बातों में हम इससे गए कि पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या है। पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या, मैं लिखना भूल गया वहां पर, मैं अभी लिख देता हूं। देखो अभी समझ में आया, ये नोट कर दिया होगा ना, अभी समझ में आया कि पैरेलल वेक्टर का कंडीशन है, पैरेलल वेक्टर का कंडीशन है, वहां पर लिख लेना जहां अगर तुम्हारे पास स्पेस हो। पैरेलल वेक्टर का कंडीशन है कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम होगा। ये लेमडा लिखा हूं, तो चलो तुम लेमडा फेमडा छोड़ो, के बोल दो, के टाइम्स हो। पैरेलल वेक्टर का है क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा, और मैग्नीट्यूड हो सकता है के टाइम हो। के का मतलब हो सकता है 2 भी हो सकता है, हो सकता है के जो है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, हो सकता है के ग्रेटर देन 1 हो सकता है, हो सकता है के इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर के इक्वल टू 1 हो गया तो यही इक्वल वेक्टर बन गया, के ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो पैरेलल ही सब आ गए, कम हुआ तो फिर भी वो पैरेलल हो गए। क्या बातें बिल्कुल क्लियरिटी है। तो ये पैरेलल वेक्टर का बिल्कुल पहचान है, बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि एक जो वेक्टर होगा वो दूसरे वेक्टर का के टाइम्स होगा। एक जो वेक्टर होगा वो दूसरे वेक्टर क्या होगा बेटा, के टाइम्स होगा। क्या आप समझ में आ गई? नोट कर लो जल्दी से। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं अगले टाइप्स ऑफ वेक्टर का, वो होता है नेगेटिव वेक्टर। क्या है? नेगेटिव वेक्टर। तो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव। सर जिंदगी ऐसे नेगेटिव चल रही है और ये कहाँ से ये नेगेटिव वेक्टर आ चुका है ऐसा है क्या? हाँ सर, नेगेटिव वेक्टर वो होता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो, ये अब जल्दी कर लेंगे, ये सब छोटे छोटे वर्ड है, ये सब इक्वल मैग्नीट्यूड हो एंड अपोजिट डायरेक्शन हो, एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है? ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है? नेगेटिव वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे कि मान लिया जाए कि एक ए वेक्टर है और दूसरा जो है बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। उसका डायरेक्शन देखो, तो हम लिख देंगे कि देखो नेगेटिव वेक्टर ए वेक्टर उल्टा ऑफ बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर उल्टा ऑफ ए वेक्टर। तो यानी कि माइनस का मतलब फिजिक्स में माइनस कहीं लगा हुआ है वेक्टर के आसपास में तो वो सिर्फ दिखा रहा है उल्टा। हाँ, नेगेटिव साइन, ये बड़ा अच्छा चीज है। नेगेटिव साइन मीन्स बार बार लिखा ओनली। नेगेटिव साइन मीन्स ओनली टेलिंग अबाउट, देखो अंग्रेजी बहुत टूटी फूटी, टेलिंग अबाउट डायरेक्शन। ये किसको दिखाता है? डायरेक्शन को। मतलब कि नेगेटिव साइन का मतलब ओनली डायरेक्शन होता है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, किसके? वेक्टर के सामने लग जाए तो
वेक्टर के सामने लग जाए तो फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में मैं लिखवाया हूं खासकर कि पूरे फिजिक्स में निगेटिव का मतलब कहीं आ जाए निगेटिव तो आप समझ जाइए वो डायरेक्शन का है। लेकिन हाँ, वेक्टर के सामने अगर नेगेटिव आता है तो ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो ये सारे के सारे जो वेक्टर जो हैं, जो नेगेटिव वेक्टर है वो सारे के सारे एंटी पैरेलल हो जाएंगे। नेगेटिव वेक्टर सारे के सारे कैसे हो जाएगा? एंटी पैरेलल। क्यों एंटी पैरेलल का डेफिनेशन देखो, अपोजिट डायरेक्शन हो, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में तो चर्चा किया नहीं, यानी कि ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर। समझ गए? क्योंकि एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होता है। हम लोग लिख लेंगे क्या कि ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर, but all A for anti, P for parallel, but all anti-parallel vectors are not negative vector, simple, are not negative vector। क्या क्लियरिटी हो रहा है तुमको? क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है आपके सामने, जो मैंने आपके सामने रखा है। नोट करना चाहोगे? जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट आ जाते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर नाम है, को मतलब सभी, प्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में, तो इसका आप लिख लेंगे आप पहले तो कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो जो कोप्लेनर वेक्टर होता है वो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाइज करता है। किधर लाइज करता है? एक ही प्लेन में। तो एक प्लेन का मतलब हुआ ये और ये हुआ, और सारे के सारे वेक्टर ऐसे प्लेन में ऐसे लाइज किए, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि आपके सामने बोर्ड है, तो ये पूरा का पूरा एक प्लेन हुआ। बोर्ड है तो कितना प्लेन हुआ? एक प्लेन। तो इस प्लेन में जितने वेक्टर्स आएंगे सबके सब कोप्लेनर होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ऐसे एक प्लेन ले लिया इस तरीके से, है कि नहीं, और हम कुछ ऐसे नहीं करते हैं, एक इस तरीके से एक प्लेन ले लिया, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे वेक्टर जो हैं कैसे हैं? अब मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर होता है कि ऑल वेक्टर लाइज इन सिंगल प्लेन, ऑल वेक्टर लाइज इन सिंगल प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर। इसमें सारे वेक्टर हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर जितने हो सकते हैं उतने होंगे। एक होता है कोलिनियर वेक्टर, एक होता है कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि जो एक ही लाइन में पाए जाते हैं। कैसे? एक ही लाइन में पाए जाते हैं, एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब के सब कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर में डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए। मान लीजिए कि एक लाइन है, एक लाइन में एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये दोनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। ऐसे जो वेक्टर के, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि वेक्टर में ऐसे और भी टाइप आपके मार्केट में आपके क्लास टीचर ने बताया हो, बहुत सारे टाइप के होते हैं वेक्टर्स। जो सबसे जरूरी है वो मैंने आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई हो। और भी टाइप्स हो सकते हैं, कुछ टाइप की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा, जैसे कि यूनिट वेक्टर। तो उसका एक स्पेशल वो मतलब गेस्ट है, उस गेस्ट को एक अच्छे तरीके से वेलकम करके हम समझाएं, है कि नहीं। तो यही है आज की क्लास, यहाँ पर हम लोग एंड कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको शिकवे एंड शिकायत है तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक करके या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप अपना इच्छा जो है वो जाहिर कर सकते हैं। हम आपसे विदा ले रहे हैं।
विदा लेने का मन तो नहीं करता, लगता लाइव ही रह जाऊं, लेकिन लाइव रहने के लिए मोबाइल भी चाहिए हमेशा 24/7, और आपको भी टाइम चाहिए, तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं, इसीलिए हम आपसे विदा लेते हैं। और हम बिल्कुल पॉजिटिव वे में विदा ले रहे हैं कि अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे। और जब तक अगले बार हम हाजिर आपके चरणों में नहीं हो जाए, जब तक आप हमेशा अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखा सकते हैं, आप हमें लाइक करके प्यार दिखा सकते हैं, आप कुछ गालियां देकर प्यार दिखा सकते हैं, आप कुछ कमेंट करके दिखा सकते हैं अपना प्यार। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए और एक दूसरे से प्यार करते भी रहिए, और प्यार करने का मौका भी दीजिए दूसरे को और खुद को भी कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।